व्रती एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। जब उसकी मृत्यु की खबर उसके परिवार को लगी तो उनके लिए यह बात शर्मनाक थी। व्रती के पिता ने अपनी सारी पहुंच ताकत लगाकर इस बात को दबा दिया कि व्रती एक नक्सलवादी गिरोह का सदस्य था, लेकिन उसकी मां सुजाता के लिए यह गुत्थी बनकर रह गई थी कि व्रती ने जो किया वो क्यों किया। व्रती को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। आज उसकी पुण्यतिथि है। उसके अपने परिवार में व्रती को भुलाया जा चुका है। इस बात का अंदेशा इसी से लगाया जा सकता है कि आज सुजाता की सबसे छोटी बेटी की सगाई है, लेकिन सुजाता इस दिन व्रती से जुड़े हुए लोगों के साथ अपना समय बिताना पसंद करती है। इसी दिन की व्याख्या इस उपन्यास में की गई है। क्यों व्रती एक शर्म का कारण बन गया था? उसके परिवार के लिए व्रती क्या बन गया था? उसने जो किया वो क्यों किया? ये सवाल सुजाता को तड़पा रहा था। क्या वो इस बात को जान पाई? आज का ये दिन सुजाता की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा? व्रती क्यों एक नक्सलवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था? इन्हीं और कुछ अन्य सवालों के जवाब आपको इस उपन्यास में पढ़ने पर मिलेंगे। एक तरफ तो यह उपन्यास 70 के दशक के बंगाल के राजनीतिक माहौल को दर्शाता है। इस वक्त नक्सलवाद इधर अपने चरम पर था। छात्रों और गरीबों में अपनी सरकार को लेकर एक असंतोष था। 1084वें की माँ उपन्यास सन 1979 में प्रकाशित हुआ। लेखिका ने एक दिन का चुस्त समय इस उपन्यास में बताया है। सुबह, दोपहर, शाम और रात ऐसे 4 भागों में कथा का विभाजन हुआ है। कथा की शुरुआत एक टेलीफोन के आने से होती है। उपन्यास का प्रमुख चरित्र व्रती है, जो इस दुनिया में नहीं रहा। वह एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है। जब उसकी मृत्यु की खबर उसके परिवार को लगी तो उनके लिए यह शर्मनाक बात थी। व्रती के पिताजी अपनी सारी पहुंच ताकत लगाकर इस बात को दबा देता है कि व्रती एक नक्सलवादी गिरोह का सदस्य था, लेकिन उसकी मां सुजाता के लिए यह गुत्थी बनकर रह जाती है कि व्रती ने जो किया वो क्यों किया। व्रती को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। उसके अपने ही परिवार में व्रती को भुलाया जा चुका है। इस बात का अंदेशा इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी पुण्यतिथि के दिन ही सुजाता की छोटी बेटी तुली यानी कि व्रती की बहन की सगाई रखी जाती है, लेकिन सुजाता इस दिन को व्रती से जुड़े लोगों के साथ बिताना पसंद करती है। इस दिन की व्याख्या इस उपन्यास में की गई है। आज व्रती का जन्मदिन है। उसी ही दिन उसका मृत्यु का दिन भी है। आज ही उसकी बहन तुली की सगाई है। समय संबंधित स्पष्टता प्रतीकात्मक रूप से दिखाई देती है। ऐसे ही एक फोन 2 साल पहले व्रती की हत्या के बाद जिनके इशारों पर ऐसी हत्याएं होती है, वे अब व्रती के परिवार का शुभचिंतक सरोज पाल का था। सरोज पाल ने ही व्रती की मृत्यु के समाचार दिए थे। तुली का पति टोनी कापड़िया के दोस्त होने के नाते सरोज पाल ने व्रती का नाम छिपाने में व्रती के पिता दिव्यनाथ की बहुत मदद की थी। व्रती की दोस्त नंदिनी का भी फोन आता है। व्रती भले ही निस्संदेह जीवित नहीं है, पर अपने विचारों से वह आज भी जिंदा है। इस बात की प्रतीति उसकी मां सुजाता को अंत में होती है। अपनी बदनामी के डर से क्रांतिकारी शहीद बेटे का नाम अखबारों में न आए, इसके लिए हर संभव प्रयास व्रती के पिता दिव्यनाथ एवं बड़े भाई ज्योति करते हैं। इतना ही नहीं, व्रती की लाश को देखने तक ये लोग नहीं आते हैं। अपने बेटे की लाश को देखने के लिए बेताब सुजाता को कार देने के लिए दिव्यनाथ मना कर देता है, इसलिए कि कार के नंबर से उसकी पहचान हो जाए। तो उसी क्षण सुजाता खून के रिश्ते की व्यर्थता और खून के रिश्ते की तीव्रता एक साथ महसूस करती है। उसी क्षण सुजाता का व्रती के साथ का संबंध और अधिक गहरा हो जाता है
और दिव्यनाथ के साथ का संबंध खत्म हो जाता है। एक माँ अपने लाडले बेटे को पहचान न सकी, इसका असहनीय दुख सुजाता को होता है। इसलिए अपने बेटे के लिए पूरा दिन खोजबीन करके अंत में अपने आप को, अपने अस्तित्व को, स्व को पहचान लेती है। सुजाता अपने स्व की पहचान तक, अपने अस्तित्व तक कैसे पहुंची, इस उपन्यास में बहुत ही मार्मिक तरीके से बताया गया है। नाथ का ही साथ देते हैं। सुजाता के लिए नौकरानी हेम ही सर्वस्व है। हेमव्रती को बड़ा करती है। ज्योति, निपा, तुली को उसकी सास ने बड़ा किया है। बड़ा होकर व्रती अपने परिवार से दूर हो जाता है। बुजुर्ग मूल्यों पर उसकी श्रद्धा नहीं है। टाइपिस्ट लड़की के साथ अपने पिता के संबंध देखकर पिता को वह धमकी देता है। पिता की ऐसी हरकतों को सहन एवं नजरअंदाज करती अपनी माँ के प्रति उसकी अनुकंपा है। उसे अपने घर की नौकरानी हेम के प्रति भी बहुत श्रद्धा और सम्मान है। अपने ही देवर के साथ नाजायज संबंध रखने वाली बड़ी बहन नीपा या 420 टोनी के साथ सगाई करती हुई तुली उसे पसंद नहीं है। व्रती की मृत्यु के बाद 3 महीने तक तो सुजाता गुमसुम सी हो जाती है। फिर धीरे धीरे सब अपने आप संभलने लगता है। मुंबई जा रहे दिव्यनाथ के बैग में ईसब गोल का पैकेट रखती है। ज्योति के बेटे को पेंसिल छील कर देती है। बैंक जाती है। बीमार बेटे को खोने वाले भीखन नौकर को मिलने जाती है। शाम को व्रती का कमरा देखने जाती है। इतना ही नहीं, कमरे के ताले की चाबी अधिकार से मांगती है। इस प्रकार व्रती के कारण उसकी दबी हुई आवाज कुछ ऊपर उठने का प्रयास करती है। दिव्यनाथ कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण ही उसे नौकरी करने भेजता है, किंतु जब ऐसी कठिनाइयां न होने के बाद भी सुजाता अपनी मनपसंद नौकरी चालू रखती है। व्रती के जन्म के बाद भी और बच्चे पैदा करने के लिए वह तैयार नहीं होती। यहाँ से मानव विद्रोह के बीज बो जाते हैं। यहाँ व्रती का कमरा व्रती के विचारों का प्रतीक बन जाता है। व्रती के कमरे में सुजाता का बार बार जाना, अपने आप से बातें करना यही बताता है। व्रती के जूते, तस्वीर, छाता उसके न रहने के बाद भी वह इन सब की चिंता करती है। वह नंदिनी को व्रती नहीं दे पाई, पर व्रती की तस्वीर अवश्य देती है। नंदिनी व्रती की प्रेमिका है। अपने पति दिव्यनाथ के पास व्रती के कमरे की चाबी मांगती हुई सुजाता में विद्रोह का स्वर दिखाई देता है। वह अपने बेटे की एक एक स्मृतियों को एकत्रित करती है। व्रती के बचपन में मेरी प्रिय व्यक्ति में अपनी माँ पर निबंध लिखा था। व्रती कविताएं एवं क्रांतिकारी नाटक भी लिखता था। व्रती के बारे में अधिकतर जानकारी तो सुजाता को अपने घर की नौकरानी हेम के पास से प्राप्त होती है। जैसे कि व्रती और नंदिनी के संबंध के बारे में हेम ही सुजाता को बताती है। तुली की सगाई के दिन सुजाता बाहर जाने से पहले तुली को सुनाती है, तुली, मैं व्रती के बारे में तुझसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती। फायदा क्या है? तू उसे पहचानती ही नहीं है। व्रती के बारे में, उसके जीवन मूल्य के बारे में सुजाता कभी इतनी दृढ़ता से नहीं बोल पाई थी। व्रती भले ही प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, पर परोक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में सुजाता की सांसों में समाया हुआ है। व्रती की पुण्यतिथि के दिन ही स्वामी जी के कहने से उत्तम मुहूर्त होने के कारण तुली की सगाई भी यह परिवार अनुचित नहीं समझता। इतना ही नहीं, इस सगाई की पार्टी में उस परिवार का शुभ चिंतक सरोजपाल मुख्य मेहमान के रूप में है, जिसने व्रती और उसके मित्रों की हत्या करवाई थी। उसका स्वागत सुजाता को करना है। यह बात उसे बहुत पीड़ा दे रही है। सुजाता ने व्रती को परिवार के लोगों से देखा था, अब बाहर के लोगों की नजरों से देखना बाकी था। व्रती को चित्रों में खुद ने संभाल कर रखे चित्रों में कई रंग भरने बाकी थे। नमामि निकलती है या बहुरूपी डाकू की वेशभूषा में होता है, तब डराने वाला प्रति जेल ही हमारा विद्यालय है। दीवार पर लिखकर नक्सलवादी बन गया था। एक संपन्न परिवार में मानो वह एक अतिरिक्त व्यक्ति था।
माँ की खातिर ही घर में रहता, काम वाली हेम को अस्पताल ले जाता और किराने की दुकान पर चलकर जा रही हेम को रिक्शे में बैठाकर ले जाता। आज भी व्रती को अपने घर में अनचाहे स्पॉइल्ड चाइल्ड के रूप में उल्लेख किया जाता है। व्रती इस घर का बालक था, ऐसा कहते हुए उसका परिवार शर्म महसूस कर रहा। इसके सामने नंदिनी और समू की माँ के परिचय से व्रती क्यों ऐसा हो गया, यह सहज रूप से जाना जा सकता है। इसकी प्रतीति सुजाता को क्रमशः होती रहती है। पहला खंड सुबह यहाँ पूरा हुआ। अब हम दूसरा खंड दोपहर देखते हैं। दोपहर खंड में सुजाता व्रती का मित्र समू के घर जाती है। समू और व्रती की हत्या एक साथ हुई थी, इसलिए दो दुखी माँ का मिलन होता है। दोनों का वर्ग अलग अलग है, पर हृदय के भाव एक जैसे हैं। दोनों माताएं हैं। सुजाता का पति दिव्यनाथ की एक पार्टी के खर्चे में से समू के परिवार का महीना निकल जाता। समू की माँ सोचती है कि हम तो गरीब हैं, पर व्रती किसके लिए लड़ता था। समू की माँ के पहने कपड़ों से उसके घर की स्थिति सुजाता को समझ में आ जाती है। टूटा फूटा घर होने के बावजूद भी सुजाता को यहाँ आकर शांति मिलती है। इतना ही नहीं, यहाँ बेटे व्रती के होने का एहसास भी सुजाता को होता है। व्रती ने अंतिम रात यहीं पर बिताई थी। सामने से चाय मांगना, टूटे हैंडल वाले कप को वह देखती है, यह सब उसे रोमांचित कर देता है। हेम और व्रती का व्यवहार देखने वाली सुजाता समूह की माँ का व्यवहार भी दर्ज करती है। एक और निपा, तुली, सासू माँ और टाइपिस्ट लड़की थी। इन सब में सुजाता मानो कहीं खो गई थी, अकेली थी। तो दूसरी ओर गमले में पौधों को पानी देकर या किताबें पढ़कर जीवन व्यतीत करती सुजाता अब सच्चे अर्थों में जीने के लिए कटिबद्ध है। समूह के घर उसका आना यह एक बहुत बड़ी बात थी। घर से बैंक जाना, पुलिस स्टेशन जाना, वहीं पर से उसकी स्वतंत्रता दिखाई देती है। धीरे धीरे वह व्रती के जीवन के विचारों को अनुभव करती है। समूह की माँ के दिल में व्रती की स्मृतियों का महासागर देखकर वह अपराध भाव से दब जाती है। एक और समूह की माँ एक एक व्रती की यादों को संजोकर जीवित कर रही है, तो दूसरी ओर उसका पिता ही व्रती की स्मृतियों को एक एक करके नष्ट कर रहा है। संदेह नहीं तो स्मृति के रूप में भी व्रती उसे मंजूर नहीं है। तुली व्रती में बन गई अपनी माँ सुजाता को कहती है, व्रती इज डेड, आपको जीवित लोगों के लिए सोचना चाहिए। लेकिन जीवित लोग यानी कौन? सरोज पाल या टोनी कापड़िया? अब सुजाता जीवित लोगों के लिए सोचती है। अब वह समूह की बहन और हेम के लिए सोचती है, नंदिनी के लिए सोचती है। व्रती चटर्जी की माँ अब कामरेड 1084 की माँ बनती है। व्रती की स्मृति के सच्चे हिस्सेदार को मिलकर सुजाता को शांति मिलती है। घर में प्रयत्न से जानबूझकर नष्ट किया जाने वाला व्रती यहाँ पर जी रहा है। समूह, लल्टू, विजित, पार्थ, इन सबकी यादों में व्रती जिंदा है। दिव्यनाथ के परिवार के सामने समूह का परिवार देखकर सुजाता अब व्रती के जीवन के ध्येय को अच्छी तरह समझ जाती है। सुजाता अब जान चुकी है, निर्णय ले चुकी है। नंदिनी की मुलाकात से सुजाता को बल मिलता है। पुलिस के अमानुषी अत्याचारों के बाद भी नंदिनी हार नहीं मानती है। उसने आंखें गंवा दी है, पर दृष्टि नहीं, बल्कि दृष्टि रूपी प्रकाश तो वह सुजाता में भी फैला रही है। अब हम तीसरा खंड शाम में नंदिनी सुजाता की मुलाकात को देखते हैं। समूह की माँ का घर देखने के बाद लल्टू, विजित, पार्थ की बातें सुनकर सुजाता को व्रती का बदलाव समझ में आ जाता है। समूह की बहन नहीं चाहती कि सुजाता उनके घर आए। चूहे के बिल में हाथी क्यों? अर्थात इतना धनी व्यक्ति गरीब के घर क्यों आए? उसके आने से विरोधी उसका नुकसान कर सकते हैं। सुजाता अब यहाँ नहीं आएगी, पर लड़ेगी, विद्रोह करेगी। ऐसे आत्मबल के साथ वहां से विदा लेती है। नंदिनी का मध्यम वर्गीय परिवार है। नंदिनी से पुलिस अत्याचार की जानकारी प्राप्त करती है।
अनिद्य के विश्वासघात का पता चलता है। एकाकी अनुभव से वह घिर जाती है। व्रती जिसे चाहता था, अब वह बिल्कुल अकेली हो गई। सोचकर सुजाता को बहुत दुख होता है। वह नंदिनी के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। यहाँ आक्रोश है, गुस्सा है, शोषितों के लिए धमकी है। नंदिनी की मुलाकात से सुजाता को अपनी पहचान में बल मिलता है। अब हम चौथा खंड देखेंगे, जो है रात। रात खंड में सगाई की पार्टी से पहले सुजाता नंदिनी के यहाँ से आती है। ठंड के दिनों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, पर सुजाता के कमरे में प्रकाश है। पति दिव्यनाथ कितने ही समय से दरवाजे के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। वे पहले की तरह ही कर्कश कठोर आवाज में चिल्ला उठे, घर लौटने का समय हो गया। हद है, हद है यह तो। सुजाता व्रती नहीं है, वह अपने बेटे की यादों में खोई हुई है। दिव्यनाथ खरी खोटी सुनाते हैं तो सुजाता उसे चले जाने के लिए कह देती है। सुजाता का ऐसा व्यवहार मानो दिव्यनाथ के मुंह पर थप्पड़ पड़ी हो ऐसा लगता है। पूरा दिन कहाँ थी यह भी पूछ नहीं सका। सुजाता डटकर ना बोल देती है और कहती है, 2 वर्ष पहले तक पिछले 32 साल से तुम अपनी शामें कहाँ बिताते थे? किसको लेकर पिछले 10 साल से टूर पर जा रहे हो? क्यों तुम अपनी पुरानी टाइपिस्ट के लिए मकान का किराया देते रहे? यह सब मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा। तुम मुझसे एक बात भी नहीं पूछोगे, किसी दिन भी नहीं पूछोगे। इतना ही नहीं, अब सुजाता मानो शेरनी की तरह दहाड़ रही है। जब उम्र कम थी तब समझती नहीं थी। उसके बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हर पाप को ढकने की कोशिश की, इसलिए पूछने की इच्छा भी नहीं हुई थी कभी। उसके बाद आई हैड नो इंटरेस्ट टू नो। लेकिन तुम जिस तरह अपने घर अपने परिवार से चोरी चोरी बाहर समय बिताते थे, मैंने वह नहीं किया। और यह भी सुनना चाहते हो? दिव्यनाथ खिसियाने से मुंह से सब सुन ही रहा था कि सुजाता से जाने का आदेश मिलते ही वह अपनी गर्दन पहुंचकर निकल जाता है। पैरों की जूती जैसे जिसकी स्थिति थी, उस सुजाता में बिजली सा बल प्रकट हो जाता है। उसे अफसोस इस बात का है कि यह बल प्रकट करने वाला व्रती आज यहाँ नहीं है। उसके बाद सुजाता नहाने चली जाती है। पानी को छूते ही व्रती की उंगलियां विद्युत स्मशान गृह में धड़ाम से बंद हो गया दरवाजा दिखाई देता है। सगाई की पार्टी चलती है। इसमें परिवार के लोगों द्वारा ही व्रती के जीवन की व्यर्थता की बात भी होती है। सुजाता और सरोजपाल आमने सामने आ जाते हैं। कपड़ों से सुसज्ज सरोजपाल और विचारों से सज्ज सुजाता। सरोजपाल को मिठाई खिलाने से अच्छा अंधकार में विलीन हो जाना सुजाता मानती है। एक गाड़ी में व्रती की लाश दिखाई देती है। सरोजपाल दिखाई देते हैं। सुजाता के मन में प्रश्न उठता है, क्या इसीलिए व्रती मर गया? सिर्फ इसलिए? धरती को, पृथ्वी को इन लोगों के हवाले कर उनके ही हाथों में सौंपने के लिए क्या उसने अपनी जान दे दी? नहीं, कभी नहीं। व्रती! यह सब सोचकर सुजाता की लंबी दिल दहला देने वाली चीख मानो कलकत्ता के हर घर में हवा के साथ प्रदेश के कोने कोने में पहुंचने लगती है। सुजाता की मुक्ति, उसकी स्वतंत्रता में व्रती समूह की मां हेम नौकरानी और नंदिनी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। कहा जा सकता है कि इस उपन्यास में एक औरत की, एक मां सुजाता की कहानी है। उसका जीवन रिश्ते निभाने में ही व्यतीत हो जाता है। पति और सास के दबाव में आकर काम किया करती है। आज भी घर परिवार में औरतों की स्थिति इससे कम नहीं है। बच्चे भी माँ की इस हालत से आंखें मूंदे रहते हैं। सुजाता पढ़ी लिखी औरत थी, नौकरी कर रही थी, पर क्यों इसका विरोध न कर सकी? यह बात इस उपन्यास में एक पहेली बनकर रह जाती है। पर सभी की तकदीर में सुख नहीं लिखा होता, यह सोचकर घर की घर बैठी नहीं रहती, किंतु अपने बेटे की मौत का कारण जानने के लिए गली गली में फिरती, बेटे के दोस्तों से मिलती है और सही कारण जानने की कोशिश करती है। बेटे को खोकर वह अपने बेटे को तो जान ही लेती है, साथ साथ अपने आप को भी जान पाती है।
इस प्रकार उच्च मध्यम वर्गीय परिवार पारिवारिक दृष्टि को प्रस्तुत करता 70 के दशक के बंगाल के राजनीतिक माहौल को दर्शाता हुआ यह एक श्रेष्ठ उपन्यास है। और अब हम बताते हैं कि इसका शीर्षक क्या है। शीर्षक अर्थात बंगला में 1084 माँ, और ये 1084 क्या है। वृत्ति मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, तब उसकी लाश को, उसके शव को शवगृह में रखा जाता है और वहां पर उसे 1084 नंबर दिया जाता है, इसलिए वह 1084 माँ शीर्षक दिया गया है कि वह एक लाश की माँ है। और जब वो लाश की माँ बन जाती है तब ही उसे अपने बेटे की सच्चाई पता लगती है और वह माँ स्वयं भी अपने आप को जान पाती है। तो यही 1084 की माँ कहानी का सारांश है, जिसे हमने 4 भागों में छात्रों आपके लिए प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है आपको यह समरी या हम कहें कि इसका सार रूप जरूर उपन्यास को समझने में सहायता करेगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।